हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे विद्या वायर्स का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट है उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, रिजल्ट देखेंगे, बिजनेस समझेंगे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन में दिखाऊंगा और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। ये बिजनेस क्या करता है ये। अच्छा ठीक है, इसका क्या है, कॉन कॉल तो हुआ नहीं है तो कॉन कॉल में मैं कुछ बोल नहीं सकता और पीपीटी भी वगैरह नहीं दिया है। ठीक है, तो जो भी मैं अभी ओवरव्यू दूंगा वो सब तो क्या है, पिछला जो पीपीटी है उससे मैंने निकाला था। ठीक है, आप अगर इधर आओगे, एक सेकंड में दिखा देता हूँ तो आपको पता चले। तो मैंने क्या किया, Q3 का पीपीटी लिया था और इसका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह लेके फिर जो Q4 में जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको लेके मैंने ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाला और Q1 का तो जो अपडेट आया मैं वही दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस देख लेते हैं। विद्या वायर्स क्या करता है, एक वाइंडिंग वायर एंड कंडक्टिव प्रोडक्ट वाला कंपनी। मतलब ये काम क्या करता है, सोचो कोई वायर्स होता है ना, जिस वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करता है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, जो पावर ट्रांसफार्मर वाला कंपनी है या तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वाला कंपनी है, मोटर वाला कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, जनरेटर्स, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी। ठीक है, ये सब कंपनीज को ये जो वायर्स होता है ना जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ये वायर्स बना के वो सब सारे कंपनीज को देते हैं, ट्रांसफॉर्म वाली कंपनी। फिर ट्रांसफॉर्म वाला कंपनी ये वायर्स वगैरह को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है। ठीक है, ये आप समझ लिए। तो विद्या वायर्स क्या है, एक वायर बनाने वाली कंपनी है जिसके वायर्स यूज होता है ये सेक्टर में, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी पावर ट्रांसफार्मर्स वगैरह में, ठीक है, मोटर्स में, रिन्यूएबल्स में, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सब जगह यूज होता है इनका जो वायर्स होते हैं ये। ठीक है, तो वायर वाला कंपनी तो मोर ओवर सेम ही है, तो उतना कुछ इशू है नहीं। मेनली अभी क्या है कि ये जो उनका कॉपर वायर है ना उनसे वो लोग क्या करे, ये बस बार्स वगैरह बनाएगा जिससे क्या होगा, ये सब में मार्जिन ज्यादा मिलेगा, तो मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। फिर तुम्हारा क्या है, पीबी रिबन वगैरह बनाएगा, इसमें मार्जिन वगैरह अच्छा मिलता है। और अरे ये जो सेक्टर है ना ये सब ग्रोइंग सेक्टर है, वैसे समझो। सब ग्रोइंग सेक्टर में आप अगर अपना माल बेच पाओगे ना, तो क्या होगा, आपका रेवेन्यू वगैरह बढ़ेगा, प्रॉफिट वगैरह बढ़ेगा, एक सस्टेनेबल वे में चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ था इनका। ठीक है, बिजनेस मैंने बताया, बस बार्स वगैरह ये लोग बनाएगा, उससे क्या होगा, मार्जिन्स वगैरह एक्सपेंशन होगा। और नया कैपेसिटी वगैरह लाया है वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उतना कुछ इशू है नहीं। बिजनेस वर्टिकल देखो तो सबसे ज्यादा तो उनका पावर एंड ट्रांसमिशन से ही आता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से 27%, पावर ट्रांसमिशन से 51%, जनरल इंजीनियरिंग से 13%, रिन्यूएबल और ईवी से 7% है। कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह से कम है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वैसे भी कम मार्जिन वाला बिजनेस होता है तो उसका कम ही रहता है, कोई इशू नहीं। आप इधर आओगे ना, उनका वॉल्यूम देखोगे ना, 18,000 समथिंग का मेट्रिक टन वॉल्यूम लोग सोल्ड किया, ये नंबर याद रखना। तो 18,000 का, ये देखो, जैसे देखो, कॉपर एनामेल्ड, कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है, कॉपर वायर्स, ठीक है, कॉपर कन्वर्टेड कंडक्ट्स, ये सब उनका लेगेसी बिजनेस था जिसमें एक मार्जिन उनको मिलता था। पर न्यू ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा, जिसमें पीवी रिबन्स, पीवी बस बार्स, ठीक है, कॉपर बस बार्स, एल्यूमिनियम एनामेल्ड वायर्स, ये सब क्या होगा, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। ठीक है, आप ऐसे समझो, एल्यूमिनियम पेपर कन्वर्टेड कंडक्टर्स, ये सब क्या वायर्स का अलग अलग नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, हमको मार्जिन के हिसाब से दिखना है कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट में जा रहा है ना, बस ऐसे देखो। ठीक है, और जो कि मार्केट मैंने बता दिया किसको टारगेट कर रहे हैं। ये सब उनके कुछ कस्टमर्स वगैरह है, जैसे अदानी पावर ग्रुप, फिर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, ठीक है, सुजलॉन एनर्जी, ठीक है, ये सब है, ये सब कुछ है। करंट कैपेसिटी कितना है, 19,000 मेट्रिक टन का। उन लोग का 18,000 मेट्रिक टन का इन्वेंटरी, मतलब ये लोग 18,000 समथिंग मेट्रिक टन का ये लोग ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ही हाई चल रहा था उनका। तो इन लोगों ने क्या किया, एडिड कैपेसिटी किया है 6,000 का, और एडिशनल प्लान के 8 to 9,000 आएगा, तो टोटल कैपेसिटी अप्रोक्स उनका 35 to 36,000 का हो जाएगा। और ये शायद जो 8 to 9,000 का है ना, ये अक्टूबर में शायद आ जाएगा। ठीक है, जो कि सही है। तो फाइनेंशियल 27 फोकस ऑन रैंप अप एंड यूटिलाइजेशन, नो मोर कैपेक्स फॉर रिक्वायर्ड। ठीक है, मैक्सिमम कैपेक्स कर ही दिया। ठीक है, और जब आने का बात है तो कोई इशू है नहीं, गाइडेंस वगैरह उन्होंने कुछ दिया है, लेकिन उनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ हाई होगा। ठीक है, ऑब्वियसली आपका इतना बड़ा कैपेसिटी आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ तो आपको लेके आना ही पड़ेगा। उनका कहना है कि फाइनेंशियल 27 जो होगा ना, वो एकदम फर्स्ट फुल ईयर होगा ऑफ एक्सपेंशन बेनिफिट्स, जो कि सही है। एबिटा पर टन वगैरह एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूव होगा। एबिटा पर टन क्यों इंप्रूव होगा, क्योंकि तुम हाई वाले प्रोडक्ट में जा रहे हो, तो हाई वाले प्रोडक्ट में आपका एबिटा मार्जिन ज्यादा मिलेगा। एबिटा मार्जिन ज्यादा मिलेगा तो एबिटा पर टन आपका इंक्रीज होगा। एबिटा पर टन क्या होता है, मतलब वो लोग ऐसे करके देखो, हम लोग जैसे किलो में बात करते हैं, किलो में तो होता नहीं, टन्स टन्स में होता है। तो एक टन बेच के कितना ज्यादा आ रहा है, तो दूसरा सोचो, कोई कंपनी पर टन क्यों निकाल रहा है, पर टन में जितना हमारा एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, मतलब हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जा रहे हैं।
मतलब हमको मार्जिन्स वगैरह और ज्यादा एक्सपेंशन होगा, एज इन्वेस्टर के साइड से सोचोगे तो उनका वही कहना है कि एबिटा पर टन इंक्रीज होगा, विच इज अ गुड थिंग। मैंने जो बताया मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। रिन्यूएबल और ईवी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि ईवी और रिन्यूएबल में बहुत सारा काम हो रहा है ना, तो ठीक है, कोई इशू है नहीं। ये कुछ उनका फॉरवर्ड गाइडेंस था, मैं एक बार ये कर देखता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। बिजनेस आपको समझा दिया, बहुत ही इजी बिजनेस है। हम लोग एक बार रिजल्ट में चलेंगे, ठीक है। फिर मैं दिखाऊंगा, फॉरवर्ड कैलकुलेशन तो है ही मेरा, उतना कुछ इशू है नहीं। रेवेन्यू वगैरह ये क्या दिया है, रुपीज इन मिलियंस दिया है ना, तो ठीक है। ये आया तुम्हारा फोर ऐसी आ गया 449 करोड़ समथिंग का तुम्हारा रेवेन्यू आया, ठीक है। 449 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर आप अगर देखोगे, इधर मैंने लिख के रखा है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर आप अगर देखोगे 33% का ग्रोथ है, जो कि डिसेंट है, ठीक है, डिसेंट है। मैं भी दिखाऊंगा, मैं जब कैलकुलेशन किया था Q4 में, तब मैंने भी ये 34% समथिंग का रेवेन्यू ग्रोथ मैंने लिया था, 34 to 44% का रेवेन्यू ग्रोथ। तो उसके आसपास ही है। और Q1 ऐसे भी हल्का होता है उन लोग का, क्योंकि नया नया ऐसे भी प्लांट खोला है, तो धीरे धीरे रेवेन्यू रैंप अप होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे H2 में कैसे होता है। अदर इनकम वगैरह भी थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। एक्सपेंसेस वगैरह देखें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ा है, पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप देखोगे तो उतना नहीं बढ़ा है जितना तुम्हारा रेवेन्यू वगैरह से बढ़ा है, जो कि सही है। और तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सचेंजेस इन इन्वेंट्री भी देखोगे तो इन्वेंट्री वगैरह भी ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। इनका 22 करोड़ का 22.6 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है। ये था 22.6 करोड़ का इन्वेंट्री था तुम्हारा लास्ट ईयर का, ये ईयर ऑन ईयर में दिखा रहा है ना, उससे क्या आ रहा है 1.4 आ गया है, जो कि सही है। मतलब माल वाल बेच पा रहे हैं लोग अच्छे से, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह क्या है, 402 करोड़ से 514 करोड़ का ही हुआ है, ठीक है। जो कि रेवेन्यू वगैरह ज्यादा बढ़ा है तुम्हारा, एक्सपेंस मटेरियल का एक्सपेंसेस वगैरह, जो कि सही है। मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मोर ओवर सेम ही है, 6.9 करोड़ से 6.9 करोड़ समथिंग है, जो कि सही है। एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह देखोगे ना, उधर बना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आप इधर आओ, इधर देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या हुआ है, 2.8 करोड़ से तुम्हारा 3.3 करोड़ का हो गया है, जो कि नया जो कैपेसिटी है उसकी वजह से तुम्हारा क्या आया है, नया एम्प्लॉय को हायर करेंगे, नया एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो हमको एक्सपेंसेस वगैरह लेना पड़ेगा अप फ्रंट पर। जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा एम्प्लॉय का, तो उतना जल्दी से सैलरी वगैरह बढ़ाएंगे नहीं हम, तो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह बढ़ा है, घटा है, ठीक है। उसका कारण क्यों है पता है, उसका कारण 3.1 करोड़ से तुम्हारा अप्रोक्स 80 लाख का हो गया, ठीक है। 85 लाख का हो गया, क्योंकि भाई इन लोगों ने क्या किया है ना, जो फाइनेंस कॉस्ट होता है, मतलब जो लोन वगैरह इन लोगों ने रीपेमेंट कर दिया, उसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट घट गया है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, अच्छा ही बात है, ठीक है। हमारा मार्जिन वगैरह बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन देखोगे तो इधर आके बढ़ेगा। ये देखो मतलब 86 लाख से अप्रोक्स 1.2 करोड़ हो गया, ठीक है। 1 पॉइंट क्यों हुआ है, क्योंकि भाई आपका नया प्लांट आया है ना, नया प्लांट में तो नया डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा, ये तो फिक्स्ड ही रहेगा, डिप्रिसिएशन एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट भी खतरा ऐसा ही है, पर हमारा जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, हमको मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ऐसे देखो, तो देखो ये सब बहुत ही मतलब क्या है, मैंने आपको डिकोड करके दिया है कि कैसे करके देखना रहता है P&L को, ठीक है। कनेक्ट करते हुए, ठीक है। ये कुछ हुआ एक्सपेंसेस वगैरह टैक्स वगैरह छोड़ दो, हमारा हाथ में नहीं है। प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आप देखोगे तो ये प्रॉफिट वॉफिट अप्रोक्स 17 करोड़ का हुआ है, जो कि 12 करोड़ का था, क्योंकि ईयर ऑन ईयर कितना हुआ है हमारा प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट ग्रोथ अप्रोक्स 41% का हुआ है। आप देख रहे हो कैसे मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जा रहे हैं आप, देखे। इसीलिए बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। जितना तुम्हारा तेजी से रेवेन्यू बढ़ा है ना, इधर आओ, रेवेन्यू कितना हुआ 33%, मार्जिन कितना ये कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना बढ़ा है 41% से। रेवेन्यू 33.5% से बढ़ा है, पर प्रॉफिट 41.5% से बढ़ा है, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है हाई वैल्यू प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है। अब ऐसे देखो, तो मैंने जो बताया ही था मार्जिन एक्सपेंशन तो होगा ही, ठीक है। इन लोग का अभी प्रॉफिट मार्जिन कितना है, Q1 में 3.12% का है, जो कि पिछला बार था 2.94%, ठीक है। मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है। अब जैसे कि Q1 है ना, तो धीरे धीरे मार्जिन और बढ़ेगा ही, ठीक है। जैसे Q3 Q4 में आएगा तो यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, हमारा मार्जिन भी एक्सपेंशन होगा, ठीक है। आपको ऐसे देखना है, तो रिजल्ट मेरे को अच्छा लगा। अब मेन देखोगे ना, जो फाइनेंस कॉस्ट घटा है ना, वही मैंने दिखा रहा था। 3.1 करोड़ से तुम्हारा 0.85 करोड़ का हुआ है, 73% रिडक्शन हुआ है, कि इन लोगों ने आईपीओ से पैसा उठा के ये लोग क्या किया, बोरिंग्स वगैरह को घटा है, जो कि सही है। एल को इंडस्ट्रीज करके ALCU
इंडस्ट्रीज, एल्को बोल सकते हैं, एल्को इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है जिसको ये लोग क्या किया है, सब्सिडरी बनाया है। 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके होल्डी ऑन सब्सिडरी बनाया है। उससे वो लोग क्या करेंगे, कॉपर प्रोडक्ट्स और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, वायर, ट्यूब्स, रॉड्स, फॉइल्स, ये सब और भी मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्ट्स वगैरह है ये लोग बनाएंगे और बेचेंगे। इसका भी तो टर्नओवर बहुत ही छोटा है भाई, 12.4 करोड़ का है आपका टर्नओवर। इनका फाइनेंशियल 26 में 12 करोड़ समथिंग का है। इनका इधर आओगे ना, इनका 1840 करोड़ तो उनका खुद का ही है, ठीक है। तो बहुत छोटा परसेंटेज है अभी, तो देखते कैसे करके ये वाला एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो आप अगर देखो उनका आईपीओ का पैसा वगैरह कैसे यूटिलाइज हुआ है, न्यू प्रोजेक्ट में इन लोगों का 140 करोड़ का प्लान था, उसमें 109 करोड़ का गया, क्योंकि मैंने बोला ना और जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो अक्टूबर में होगा, तो इसलिए थोड़ा बैलेंस 30 करोड़ बचा हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा, उसका कुछ इशू नहीं है। डेट पेमेंट वगैरह कर दिया तो उसका पैसा पूरा यूटिलाइज हो चुका है। जनरल कॉर्पोरेट वगैरह छोड़ दो। ये कुछ उनका बिजनेस था, कुछ रिजल्ट था जो मेरे को अच्छा लगा है। बिजनेस तो ठीक है, रिजल्ट अच्छा लगा है, ठीक है, जो कि सही है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैंने जब Q4 में किया था तब भी मैंने 34 to 44% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था, तो इस बार भी मैं 34 to 44% का रेवेन्यू ग्रोथ में लूंगा, ठीक है, जो कि सही है। आपको देखो 3.5% का मैंने पैट मार्जिन एज्यूम किया था, पिछला बार उनका पैट मार्जिन कितना था? 58 करोड़ था ना। अप्रोक्स 3.1% का था, पर अभी ये लोग 3.1% कर रहे हैं। जैसे जैसे उनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा, तो मेरे को लगता है 3.5% ये लोग हिट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन है ना, मैनेजमेंट तो गाइडेंस दिया नहीं, पर कैलकुलेशन हमको खुद का करना ही पड़ेगा ना भाई। तो ऐसा करना है, पैट मार्जिन वगैरह हुआ 3.5%, उसके हिसाब से पैट बनता है 86 करोड़ से 92 करोड़ समथिंग का, ठीक है। तो पैट ग्रोथ आप देखोगे ना तो ज्यादा हो रहा है, 34% का रेवेन्यू, 34 to 44% का रेवेन्यू, पर पैट ग्रोथ तुम्हारा हो रहा है 47% से 62% का, ठीक है। ये मैं Q1 में बना रहा हूँ फाइनेंशियल 27 के लिए, आपको तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो करंट पी है 29.9 का, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप पेग रेशियो निकालोगे ना, पेग रेशियो बनता है तुम्हारा 6.6 से 0.4 का, जो कि मेरे को डिसेंट लगता है। डिसेंट की क्या वैल्यू, मतलब वैल्यूएबल लगता है, मतलब एक के पेग के नीचे है ना, एक के पेग के नीचे तो आपको और कितना चाहिए। ऊपर से कैपेसिटी वगैरह भी बनाया बढ़ाया है, तो हमको क्या दिखता है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी भी है, मार्जिन भी एक्सपेंड हो सकता है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। एक के पेक के नीचे ही, एक के पेक के आसपास भी हो तो मेड बोर्ड का कंपनी चल जाता है, पर एक के पेक के नीचे है ना, तो मतलब वो भी सही है, तो मतलब और भी सही है, ठीक है। एक के पेक के आसपास हो, मेन बोर्ड का कंपनी हो तो सही है, और एक के पेक के नीचे है तो और भी सही है। फॉरवर्ड पी देखोगे तो 21 से 20 कंपनी फॉरवर्ड पी में बैठा हुआ है, जो कि 20 के आसपास हो, 21 के आसपास हो, और पैट ग्रोथ उनका 47% से हो, 62% से हो, और मार्जिन एक्सपेंशन होगा, नया नया कैपेसिटी आ रहा है वो भी लाइव होगा, उसका भी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। इस सेक्टर में भी ग्रोथ है, जहां जहां वो लोग अपना वायर्स वगैरह को बेचते हैं। तो मेरे को लगता है मोर ओवर कंपनी सही पोजीशन में है, ठीक है। जो मेरे को सही लगा है, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, ये मेरा कैलकुलेशन है, गाइडेंस तो दिया नहीं है, ठीक है। देखो आप बिजनेस को समझो, मेरे को तो अच्छा लगा है, रिजल्ट अच्छा लगा है, बिजनेस मैंने समझा दिया है, ठीक है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन भी मैंने करके दिया है, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन करना जरूरी क्यों है कि जैसे इधर देखो, ये कंपनी शायद 2 दिन 5-5% का सर्किट का है, ठीक। अब ऐसा इन्वेस्टर कुछ भी हो, हमको तो डर लगता है, ठीक है, कि भाई क्यों 2-2%, क्यों 2-5% का सर्किट खा गया। तब मैं जाके क्या करता हूँ ना, एज ए इन्वेस्टर, मैं जाके इधर दो रिजल्ट देखूंगा, रिजल्ट आया है, फिर मैं देखूंगा बिजनेस क्या है एक बार, फिर रिजल्ट देखूंगा उन लोगों का एक्सपेंशन प्लान का था, फिर मैं अपना फॉरवर्ड कैलकुलेशन जो कैलकुलेट किया था उसके आसपास आया है कि नहीं, क्योंकि मैंने 34% का किया था ना पिछला बार भी, तो उसके आसपास ही आया था। मेरे को लगता है 34 to 44% का ग्रोथ हो सकता है रेवेन्यू में, देखते हैं, ठीक है। तो एज अ इन्वेस्टर जब दो सर्किट लगेगा ना, तब आपको याद आएगा कि अच्छा अच्छा, तो हमको तो बिजनेस अच्छे से समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वरना आप क्या करोगे, आप डर जाओगे, तो फिर आपका रात को नींद नहीं होगा, ये वो। समझते हो ना, स्टॉक मार्केट में तो लोगों का ऐसा ही होता है, 2-5% का सर्किट ना खा गया, रात का नींद उड़ जाता है उनका। तो उसके वजह से आपको क्या करना पड़ता है, कि आपको नंबर चाहिए, एक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके वजह से आप क्या क्या कर सकते हो, और शांति से बैठ सकते हो, जो ठीक है भाई जाने दो, प्राइस क्या है, अप डाउन होता रहेगा, प्राइस हमारे हाथ में होता नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। बहुत कंपनी इस क्वार्टर में तो बहुत कंपनी में देख रहा हूँ रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, अच्छा आ रहा है, फिर भी लोअर सर्किट खा रहा है, मेरे को कुछ टेंशन ही नहीं है,
अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप अगर बिजनेस समझते हैं, आपको अगर फॉरवर्ड कैलकुलेशन करना आता है या गाइडेंस जो दिया है उसके आसपास अगर कंपनी कर पा रहा है, तो आप चिल मारो ना, आपको उतना देखना ही नहीं है स्टॉक मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है। मैं तो अभी जब बैठा, ठीक है, ये कंपनी का जब करने, तब मैंने देखा कि लास्ट 2 दिन में 2 सर्किट खा चुका है 5% का। पर क्या है, कोई इशू नहीं है। प्राइस हमारे हाथ में होता नहीं, हमारे हाथ में बिजनेस समझना होता है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं, गाइडेंस दिया है तो उसको मैच करेंगे, कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, बिजनेस सही से कर रहे हैं कि नहीं हमको वो देखना है, हमको प्राइस देखना क्यों है। प्राइस छोड़ दो, प्राइस हमारे हाथ में होता भी नहीं है। तो क्या था हमारे साइड से, तो मेरे को तो अच्छा लगा कंपनी, ठीक है, मेरे को तो सही लगा, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही था विद्या वायर्स के रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।